हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ अपना नया वीडियो। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 का 13वां चैप्टर, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसे लिखा है श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। और इस संस्मरण में आप पढ़ेंगे जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, इनके मित्र जिनका नाम था फादर कामिल बुल्के, क्यों वे बेल्जियम छोड़कर भारत आ गए और क्यों इंजीनियर छोड़कर सन्यासी बन गए। तो विद्यार्थियों, जो भी नए व्यूअर्स मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े हैं और आगे भी चाहते हैं कि जो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन हैं अगर वो पाना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये संस्मरण, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो विद्यार्थियों, मानवीय करुणा की दिव्य चमक यह संस्मरण श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपने मित्र फादर कामिल बुल्के पर लिखा है। हालांकि उनका जन्म बेल्जियम में हुआ, लेकिन उन्होंने भारत को ही अपनी कर्मभूमि बनाया, यानी कि उनके जो भी कार्य हुए वो भारत में ही हुए। फादर कामिल बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। वे थे तो सन्यासी, लेकिन उनका अगर आप जीवन देखें जो आप इस संस्मरण में पढ़ेंगे, तो कहीं से भी नहीं लगेगा कि वह पारंपरिक अर्थ में सचमुच सन्यासी थे। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है तब तक इस विदेशी भारतीय साधु को भी याद किया जाता रहेगा। उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो उनका जो कार्य क्षेत्र था बहुत विस्तृत था हिंदी के क्षेत्र में, भारत में भी कामिल बुल्के का। तो तभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ये कहते हैं कि उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा आने वाले भविष्य में भी। लेखक कहता है, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, वे कहते हैं कि फादर बुल्के को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि उनकी रगों में दूसरों के लिए केवल मिठास भरा अमृत था। तो यहाँ से पता चलता है कि जो फादर कामिल बुल्के थे, उनकी मृत्यु अंत में जहरबाद या गैंग्रीन, जो एक कष्टसाध्य फोड़ा होता है, उससे हो गई थी, उस बीमारी से हो गई थी। लेकिन लेखक कहते हैं कि बीमारी तो उन्हें हुई गैंग्रीन, लेकिन उनका जो व्यवहार था उसको देखते हुए इस बीमारी से उन्हें नहीं मरना चाहिए था, अर्थात उन्हें ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी जो उनके रग रग में, यानी कि उनकी नसों में दूसरों के लिए केवल मिठास भरा अमृत था, यानी कि उनका व्यवहार बहुत अच्छा था बाकी लोगों के लिए। और अगर ऐसा व्यक्ति इतनी भयंकर बीमारी से मरता है तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। फादर कामिल बुल्के का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि उनका रंग गोरा था, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी थी और वो क्या करती थी, सफ़ेद उससे झलक यानी चमक उत्पन्न होती थी। उनकी आंखें नीली थी, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, यानी कि हमेशा वे सबसे मिलने के लिए आतुर रहते थे। व्यवहार बहुत मिलनसार था उनका। इतनी ममता, इतना अपनत्व था जो हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। लेखक 35 साल से इसके साक्षी थे, अर्थात वे 35 सालों से फादर बुल्के को जानते थे। लेखक कहते हैं वे आज भी उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करते हैं। अर्थात जो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, वो कहते हैं कि अभी भी जब उन्हें फादर कामिल बुल्के गले लगाया करते थे तो वही यादें अभी भी उन्हें ताजा है कि इतना उनमें अपनत्व था। लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है, यानी कि अगर वे फादर बुल्के को याद करते हैं तो उन्हें बहुत ही दुख होता है, जैसा उदास संगीत को सुनने से, सैड सॉन्ग सुनने से होता है, वैसे ही। और उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। अर्थात जब वे देखते थे फादर कामिल बुल्के को तो ऐसा, तो क्योंकि आपको पता है कि कामिल बुल्के के अंदर करुणा, दया बहुत थी दूसरे लोगों के लिए, तो तब लेखक कहता है कि उनको देखना करुणा के निर्मल जल में, निर्मल होता है शुद्ध जल में स्नान करने जैसा था। अर्थात फादर को याद करके वे बहुत दुखी होते हैं। साथ ही फादर के भीतर इतनी करुणा थी कि उन्हें देखकर स्वयं में भी करुणा के भाव आ जाते थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी परिमल
कि उन दिनों को याद करते हैं जब वहाँ सभी लेखक एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे। तो परिमल जो है इलाहाबाद में लेखकों की एक संस्था थी। इसका आप किताब के अंत में पढ़ सकते हैं इसके बारे में, कि उन दिनों को याद करते हैं जब वहाँ सब लेखक एक रिश्ते में बंधे थे पारिवारिक, यानी कि जो वहाँ का माहौल था परिवार जैसा था। सभी लेखक वहाँ आते थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। फादर बुल्के वहाँ हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते हैं, यानी कि जो हंसी मजाक वहाँ होती उसमें उन्हें कोई रुचि नहीं थी, केवल वे वहाँ पर शामिल होते। संस्था की गोष्ठियाँ होती हैं, बैठक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैठक, उसमें गंभीर बहस करते, उनकी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। तो वहाँ पर जो परिमल में ये लेखकों की बैठक होती, वहाँ पर फादर कामिल बुल्के बहस करते गंभीर, और जो भी रचनाएं होती उन पर अपनी बेबाक यानी कि बिना डरे हुए टिप्पणियाँ देते और सुझाव भी देते उनमें सुधार के। लेखक व बाकी सदस्यों के घरों में होने वाले उत्सवों में फादर बुल्के बड़े भाई और पुरोहित की तरह हमेशा उपस्थित रहते और सबको आशीषों से भर देते, यानी कि सबको क्या करते वहाँ पर वो आशीर्वाद देते। लेखक को वह दिन भी याद आता है जब फादर बुल्के ने उनके बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया था। तो जैसा कि भारत में यह प्रथा एक होती है, हमारा ये एक जो होता है संस्कार होता है बच्चे को पहली बार अन्न चखाना, तो वैसे ही आप देख भी सकते हैं फोटो में। तो ऐसे ही जब लेखक के बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया गया था, तो फादर कामिल बुल्के ने ही ये संस्कार किया था उस समय। और उनकी नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य जैसे किसी ऊंचाई पर किसी देवदारू के पेड़ की छाया में खड़े हों। तो उनकी नीली आंखों में देखकर ऐसा लगता कि जैसे किसी ऊंचाई पर किसी देवदार की छाया के नीचे खड़े हों, क्योंकि वह बहुत शांति प्रदान करता है, ठंडक प्रदान करता है। जो देवदार का वृक्ष होता है, वैसे ही जो फादर कामिल बुल्के थे वे भी प्रेम बांटते थे। और वात्सल्य क्या होता है? छोटे बच्चों के प्रति प्रेम। लेखक कहानी शुरू करते हुए कहते हैं कि यानी कि जो संस्मरण है, बताते हैं कि बात उस समय की है जब फादर कामिल बुल्के इलाहाबाद की सड़क पर साइकिल चलाते दिख जाते थे। तो इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज हो गया है, आपको पता होगा। लेखक को देख तुरंत उनके पास आ जाते। लेखक ने उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा था। तो जो फादर कामिल बुल्के हैं उन्हें कभी क्रोध करते हुए या गुस्सा करते हुए लेखक ने नहीं देखा था। हमेशा आवेश में देखा, यानी कि हमेशा जोश में, मिलनसार उनका पूरा व्यक्तित्व था, तो वैसे ही देखा हमेशा आवेश में। और ममता व प्यार से लबालब छलकता महसूस किया। और जैसा कि अभी आपको बताया कि उनके अंदर ममता व प्यार हमेशा बने रहता था। लेखक अक्सर सोचते कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि बेल्जियम में उनका पूरा परिवार था। तो फादर कामिल बुल्के, जैसा बताया आपको, बेल्जियम के निवासी थे पहले, और वहाँ पर वो इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष तक जब पढ़ाई कर रहे थे, तो उसी समय उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जाग गई। जबकि वहाँ उनका पूरा परिवार भी था। 2 भाई थे उनके, एक बहन थी, माँ पिता सभी घर में मौजूद थे। तो इसी जिज्ञासा को लेकर कभी कभी जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, वे फादर कामिल बुल्के से पूछते, लेखक, आपको अपने देश की याद आती है? बुल्के, मेरा देश तो अब भारत है। लेखक पूछते, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। बुल्के, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। लेखक, घर में किसी की याद? बुल्के, माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में खो जाते। स्मृतियाँ होती हैं यादों में। तो जो फादर कामिल बुल्के थे, ऐसी बातें होती थी लेखक से उनकी, और उन्हें केवल अपनी माता की याद आती थी। फादर कामिल बुल्के, वे अपनी माँ की चिट्ठियाँ अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। तो उनकी माता बेल्जियम रैम्स चैपल से उन्हें पत्र लिखा करती थी, और वे अपने मित्र रघुवंश को भी वे दिखाते थे चिट्ठियाँ। पिता वो भाइयों के लिए लगाव मन में नहीं था, केवल माता के लिए था, जैसा कि उन्होंने अभी बताया। अगर बात करें उनके
परिवार की, तो पिता उनके व्यवसायी थे, बड़े बिजनेसमैन थे। एक भाई उनके पादरी हो गए थे, यानी कि जो चर्च के पादरी होते हैं, फादर, धर्मगुरु। दूसरा भाई वहीं काम करता था बेल्जियम में, और उसका परिवार भी था। इसके अलावा एक सख्त व जिद्दी बहन थी, उसने बहुत देर के बाद शादी की। भारत में बसने के बाद वे 2 या 3 बार ही अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए। फिर लेखक बुल्के कहते, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ लेखक, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? तब बुल्के जवाब देते हैं, प्रभु की इच्छा थी। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर जब फादर बुल्के धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी कि मैं भारत जाऊँगा, तो लेखक पूछते हैं, भारत जाने की बात क्यों उठी? बुल्के, नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। तो इस तरह जो फादर कामिल बुल्के थे वे भारत आ गए। तो भारत आने के बाद भारत में सबसे पहले 2 साल जिनेट संघ में पादरियों के साथ धर्माचार की पढ़ाई की। तो ये जो पादरी लोगों की पढ़ाई होती है वो की इन्होंने धर्माचार की, और जिनेट संघ भी ये पादरियों का ही एक संघ होता है। फिर उसके बाद 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़ाई की। दार्जिलिंग जो आपको पता ही होगा कि पश्चिम बंगाल में ये है, और चाय की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये पूरे भारत में। फिर उसके बाद दार्जिलिंग के बाद कलकत्ता से बीए किया। तत्पश्चात उसके बाद इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में उन्होंने अपना जो शोध प्रबंध था वह पूरा किया। और जो शोध प्रबंध था इनका, उसका जो शीर्षक था, जिस शीर्षक से इन्होंने ये शोध प्रबंध किया, उसका नाम था राम कथा उत्पत्ति और विकास। बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक, एक लेखक थे, उनके प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का भी हिंदी रूपांतरण नील पंछी नाम से किया। तो देख सकते हैं कि हिंदी से फादर बुल्के का कितना लगाव था, और हिंदी के क्षेत्र में उन्होंने कितना यहाँ पर कार्य किया भारत में रहकर। इसके बाद में फादर बुल्के सेंट जेवियर्स कॉलेज जो रांची में है, हिंदी व संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। यही उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया, और बाइबल का अनुवाद भी। बाइबल जो कि क्रिश्चियंस की जो होली बुक होती है या धार्मिक पुस्तक होती है। इसी बीच फादर कामिल बुल्के बीमार पड़ गए और दिल्ली आ गए इलाहाबाद से, और 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उन्होंने भारत में कुल 47 वर्ष बिताए, ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर लेखक उनके बारे में और बताते हैं कि फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, लेकिन कभी कभी लगता कि वह मन से सन्यासी नहीं थे। तो अभी आपने देखा कि जिस तरह उनका पारिवारिक रिश्ता था सभी के साथ, सभी के उत्सवों में भागीदारी करते, तो उन्हें थे तो वे सन्यासी, लेकिन लेखक कहता है उन्हें देखकर लगता नहीं था कि वे मन से सन्यासी थे। कभी रिश्ता बनाकर न तोड़ते। 10 साल बाद भी अगर वे मिलते तो उनके भीतर वही स्फूर्ति वही जोश रहता। तो आपने देखा भी होगा कि लोग कई साल बाद मिलते हैं तो वह स्फूर्ति, वह जोश नहीं रहता है अधिकतर मामलों में। तो लेकिन फादर बुल्के के संग ऐसा नहीं था। उनका जो रिश्ता था वह हमेशा तरोताजा ही रहता। जब भी दिल्ली आते तब भी समय निकालकर लेखक से मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो या बरसात। भला ऐसा कौन सा सन्यासी करता है? क्योंकि सन्यासी तो मोह माया से दूर रहते हैं और ये पारिवारिक बंधनों से भी दूर रहते हैं, लेकिन फादर बुल्के के साथ ऐसा नहीं था। वे जिससे रिश्ता बनाते उसे कभी तोड़ते नहीं थे। उनका व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत ही प्रेमपूर्ण था। फादर कामिल बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में
देखना चाहते थे। तो आपको पता है जो आपकी हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है 14 सितंबर 1949 को। तो फादर बुल्के चाहते थे कि इसे राष्ट्रभाषा बनाई जाए। हर मंच से अपनी यह बात कहते, साथ ही अकाट्य तर्क भी देते और साथ में अपने तर्क भी रखते कि क्यों इसे बनाया जाए। बुल्के बस हिंदी भाषी लोगों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा करने पर झुंझलाते। तो वो ऐसे लोगों से बहुत झुंझलाते, उन्हें बड़ा बुरा लगता जो थे तो हिंदी भाषी लेकिन वही हिंदी की उपेक्षा करते, अपमान करते। घर परिवार के बारे में व निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। तो जिससे भी वे मिलते उससे उसकी दुख तकलीफ पूछते, ये उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना ऐसी रोशनी से भर देता जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखती है जीवन को कहीं नहीं। सॉरी, यहाँ पर होगा हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, ये होगा यहाँ पर, ये आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। लेखक कहता है कि उसे उसकी पत्नी व पुत्र की मृत्यु भी याद आ रही है और फादर बुल्के के शब्दों से झरती विरल शांति भी। तो दोनों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को याद आ रहे हैं। अब लेखक कामिल बुल्के के अंतिम संस्कार के दिन की घटना बताते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उस दिन क्या घटनाएं हुई, उसका यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं 18 अगस्त 1982 का दिन था। सुबह 10 बजे का समय था। उस दिन उनका जिस्म ताबूत में पड़ा था। तो ताबूत आप देख सकते हैं जो क्रिश्चियन धर्म में जिसमें शव को रखा जाता है। चेहरे पर वही शांति थी जैसी जब वे जीवित थे। तरलता जम गई थी। तरलता क्या हो गई थी? पूरी जम गई थी। दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे ताबूत को। फिर ताबूत को एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह की छोर तक ले जाया गया, जहाँ पर कब्र खोदी गई थी वहां तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले खड़ी थी। तो यहाँ पर कब्र खोद ली गई थी जिसमें उन्हें अब जो दफनाने की प्रक्रिया थी वो होने वाली थी। ऊपर करील की घनी छाह थी, जो पेड़ होता है करील का, उसकी घनी छाह थी जहाँ पर कब्र थी, और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त थे। उस समय वहाँ पर जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, यानी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग होते हैं, पादरीगढ़, उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी वहां पर मौजूद थे। सभी कब्र के चारों ओर सिमट आए थे। तो यहाँ पर जितने भी उनके शुभचिंतक थे, जितने भी मित्र थे, रिश्तेदार थे, वे सभी मौजूद थे। और वहाँ पर जो गैरिक वसन का अर्थ होता है कपड़े, और गैरिक होता है गेहवे, यानी कि जो साधु लोग पहनते हैं, आपने देखे होंगे। वैसे कपड़े पहने हुए कौन थे वहाँ पर? इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी वहाँ पर मौजूद थे। तो सभी चारों कब्र के चारों ओर सिमट आए थे जितने भी शुभचिंतक वहाँ पर थे। फादर की मृतदेह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। जो क्रिश्चियन जो कम्युनिटी में होता है उस विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन व कर्मों पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। तत्पश्चात उनकी देह कब्र में उतार दी गई। तो इस तरह जो फादर कामिल बुल्के थे उनका अंतिम संस्कार हो गया। लेखक कहता है कि शायद इस सन्यासी ने भी नहीं सोचा होगा कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण वहां रोने वालों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि सभी के दिल में वे बसे हुए थे, हृदय में बसे हुए थे अपने व्यवहार के कारण।
लेखक कहता है उस समय नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना था, यानी कि सभी लोग जितने मौजूद थे वे वहाँ पर रो रहे थे। लेखक कहता है कि इस तरह वह हमारे बीच से चले गए जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की तरह, पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। यानी कि उनकी यादें, जो फादर कामिल बुल्के की यादें हैं, वे हमेशा हमारे जीवन में बनी रहेंगी, ऐसा लेखक कहते हैं। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। तो ऐसा कौन कहता है? लेखक कहते हैं कि मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। तो विद्यार्थियों, ये था आपका जो पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो उम्मीद है आपको यह संस्मरण पूरी अच्छी तरह आ गया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो कि वे भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सके। और अगर आप भी चाहते हैं इसी कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के और भी पाठ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जितने भी मैंने अपलोड किए हैं वहाँ पर। तो जल्द ही आपसे फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।